देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिन भर खबरों की तलाश में जुटे रहने वाले सहाफियों पत्रकारों के मन का एक कोना अदब साहित्य से भी सजा ही होता है। मन के इसी हिस्से से निकलकर कागजों पर बिखरने वाले शब्द कभी कविताएं, गीत, गजल का रूप भी ले लेते हैं। राजधानी में बुधवार को दुष्यंत संग्रहालय के राजुरकर राज स्मृति सभागार में ऐसे ही पत्रकारों की रचनाओं को लेकर उकेरी गई पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस महफिल खास का आयोजन संस्था हम विक्रम ने किया था। पुस्तक का विमोचन वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक हेमंत मुक्तिबोध और वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी ने किया। हेमंत मुक्तिबोध ने कहा कि साहित्य में आयातित विचार से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिमता ने कविता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साहित्य का उद्देश्य लोकरंजन नहीं लोकमंगल होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार समाज से अपने विषय उठता है, इसलिए उसके लेखन में सामाजिक चेतना और संवेदना दोनों दिखाई देती है। कार्यक्रम के अध्यक्ष उमेश त्रिवेदी ने कहा कि कविता मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति है और साहित्य से दूर होना मनुष्यगत संवेदना से दूर होना है। अष्टछाप के अर्वाचीन कवि शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तक को संजोने में वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक ने मशक्कत की है। उन्होंने भोपाल के 8 पत्रकारों की काव्य रचनाओं को इसमें शामिल किया। इनमें शिल्पा शर्मा, उमेश त्रिवेदी, पंकज पाठक, डॉक्टर वंदना शुक्ला, अजय बोकल, कौशल किशोर चतुर्वेदी, आरिफ मिर्जा और आरती शर्मा शामिल हैं। कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पत्रकार ने अपने गुजरे जमाने की यादों को ताज़ा करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से सभागृह में मौजूद लोग से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन जाने माने साहित्यकार जवाहर कर्नावट ने किया। अंत में भोपाल के मशहूर शायर बद्र वास्ती ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। अवसर मिला है उसके लिए आदरणीय पंकज भाई का, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका एक पस मंज़र मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1980 के दशक की शुरुआत में इंदौर में एक बतौर ख़ास पत्रकारों के लिए एक बस्ती बसाई गई थी। 45-46 मकान है उसमें और उसका नाम है संवाद नगर। संवाद नगर में उस वक्त जो है हायर परचेज पर आईडीए ने मकान दिए थे पत्रकारों को, और ये मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू हुआ था। पत्रकारों की एक बस्ती वहाँ बनाई गई थी और बड़े इंदौर के बड़े नामी गिरामी और बड़े मशहूर मारूफ पत्रकार वहाँ पर हुआ करते थे। मतलब वहाँ पे राहुल बारपुते साहब का भी बंगला था, विष्णु चिंचालकर साहब वहाँ रहते थे, उनके बेटे दिलीप चिंचालकर और श्रवण गर्ग साहब, शरद पंडित जी और अशोक कुमट साहब, गुलाब जैन साहब जो दुनिया में थे, महेंद्र जैन साहब जो सर्वोदय प्रेस में थे, और चंद्रकांत देवताले वगैरह वहाँ पर रहा करते थे। तो वो बस्ती बड़ी मतलब जीवंत हुआ करती थी। हम लोग एक दूसरे से बहुत मेल जोल, मोहब्बत, भाईचारा, तमाम जो त्यौहार होते थे मिलजुल के हम लोग मनाते थे। और एक ऐसा माहौल था कि जो अब दिखाई नहीं देता वहाँ पर। वो बहुत सारे लोग वहाँ से ये लोग चले गए, अब बचे ही नहीं दुनिया में। और मैं उस पर एक कविता मैंने लिखी है, संवाद नगर पर ही है, उसका उन्वान है अब नहीं संवाद। अर्ज किया है कि संवाद नगर में अब नहीं करता कोई संवाद, संवाद नगर में अब नहीं करता कोई संवाद। वो यकायक गुरुजी की आमद, कभी रज्जू बाबू का जिक्र तो कभी बाबा की क्लास। सफ़ेद बनियान और लुंगी में चले आते थे जोशी जी, कोटिया दंपत्ति को बेतकल्लुफी अब कहाँ। पीछे वाले घर में जीवंत जैन परिवार के यहाँ से अक्सर भेजे जाते दाल बाफले। देवताले जी ने कई कविताएं रची और सुनाई थी हमें, कभी कुमट साहब तो कभी शरद पंडित की आमद। संवाद नगर की फिजाओं में अब वह अपनापा नज़र नहीं आता। दिलीप चिंचालकर साइकिल से चले आते थे हमारे यहाँ, शाहिद जी बोलते और बोलते चले जाते और दिलीप जी बस सुनते रहते। संवाद नगर में ईद और दिवाली की खुशियाँ नुमायाँ नहीं होती। ये सब जैसे पिछली सदी की बातें हो गई हैं। वे बेमौके पत्रकार मित्रों की बैठकें, वे किस्से, वे ठहाके अब कहाँ। शाहिद जी का वो गर्दन उठाकर मुस्कुराना और गले लगा लेना याद आता है। रद्दी वाले से लेकर सब्जी वाले तक, ऑटो वाले से लेकर पोस्टमैन तक सभी तो शैदाई थे उनके। पिछले वसंत में जब संवाद नगर से गुजरना हुआ
तो मौसम बहार फिजा में तब्दील दिखी। घरों के सामने सूखे पत्तों की कतारें सड़क पर बिखर रही थीं। एक अजीब सी खामोशी तारी थी। संवाद नगर के वो लोग जो मुल्क अदम को रुखसत हो गए, अपने साथ इस बस्ती की तमाम रौनकें भी ले गए। बुढ़ा चुके दरख्तों में दिखाई दिया उन सभी का अक्स। माफ़ कीजिएगा, संवाद नगर में अब नहीं करता कोई संवाद। और हालांकि एक ही कविता का यहाँ पर एक कंपल्शन है, लेकिन चूंकि मैं उधर कम बोला हूँ, सीधे मुद्दे पे आ गया हूँ, तो टाइम तो अगर मुझे आज्ञा दें अध्यक्ष महोदय, तो और वो भी उसकी ख़ास वजह यह है कि मैंने ये जो कविता अग्नि जो सुना रहा हूँ, ये मैंने अपनी शरीक हयात के लिए लिखी है, जो यहाँ मौजूद भी है। अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन घर में बिगड़ सकती, तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। अर्ज़ है कि पूस की सर्द रात ने शहर को कोहरे की चादर उड़ा दी थी। स्टेशन पर वो ट्रेन 2 घंटे लेट थी जिससे तुम आ रही थी। मैं कुछ पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। कॉफ़ी बेचने वाले लड़के ने गर्म कॉफ़ी मग पे डाल दी। मैंने उसी से पूछा, तुलसी एक्सप्रेस कब आएगी? वो बोला, कोहरे में गाड़ियां लेट हैं, आपकी गाड़ी आधा पौन घंटे में आ जाएगी। छुट्टे लौटाते हुए लड़का बोला, बेचैन लगते हो, कौन आ रहा है? मैंने कहा जिंदगी। और तुम जैसे ही S7 बोगी से उतरी, कोहरा छट गया और हम रात की खामोशी में दिलों की धड़कनें सुनते हुए चल पड़े। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय मंच और परमादरणीय सभासद, अष्टछाप के अर्वाचीन कवि, इसमें एक प्रश्न ये उठा था कि अष्टछाप के कवि तो मध्यकाल में थे, तो हमने कहा कि उनको हमने अष्टछाप के कवियों को ये पुस्तक समर्पित की, और पुस्तक जो है वो अर्वाचीन कवियों की, प्राचीन अर्वाचीन कवियों। तो ये एक प्रयास था। अंक हमने अंक का इस्तेमाल किया, जैसे पिछले सेकंड में 7 कवियों का था, तो उसको समकालीन सप्तक के रूप में प्रस्तुत किया। और उसके पहले कविता की वापसी के लिए बहुत कुछ कहा हमने, 6 कवियों का संकलन आया था। और इस प्रकार से हमारे साझा संकलनों की जो वर्ष भर में जो ये योजना थी, यह आज सफल हुई। और अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री हेमंत मुक्तिबोध जी, जो समाज सेवी हैं, साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं। मैं जानता हूँ, मैं भी बैंकिंग सेवा में रहा हूँ, बैंकिंग सेवा में थे, लेकिन बैंकिंग सेवा में रहते हुए उनकी साहित्यिक रुचि, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो एक पठन पाठन की जो रुचि है, और वे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य सेवानिवृत्ति की बात कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, साहित्यिक अभिरुचि के लिए उनको बधाई भी देता हूँ। आदरणीय आदरणीय उमेश जी, मंच पर विराजमान आरिफ भाई, पंकज जी, और आज के कार्यक्रम के कवि संचालक डॉक्टर कर्नावत जी। मेरे लिए यहाँ खड़े होकर के कुछ भी बोलना तो बहुत मुश्किल है, और ये मैं किसी औपचारिकता या अभिनय के रूप में नहीं कह रहा हूँ। या मंच पर आगे की पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, आदरणीय राजेश शर्मा जी, पचौरी साहब, आदरणीय घनश्याम सक्सेना जी, इतनी आयु के होने के बावजूद यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ देख करके वैसे ही मेरी बैटरी डाउन हो चुकी। पंकज जी और वकील साहब जब मेरे पास आए थे, तब भी मैंने उनसे क्षमा ही मांगी थी। मैं तो बहुत उत्सुक नहीं था यहाँ आने के लिए। उत्सुक से ज़्यादा कहना चाहिए कि मैं प्रस्तुत नहीं था यहाँ आने के। फिर इन्होंने बताया कि मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा कविता इससे मेरा क्या लेना है? तो बोला हमारा भी नहीं है, तो ये अब कवियों की कविता की किताब है, ऐसा कहा था। तो ये ठीक है, तो बोले इसलिए हम
भी ऐसे ही बुला रहे हैं जो अकवि हों। और अब ये अकवि कितनी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं ये तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना। भाई साहब जब आए थे तो पुस्तक का शीर्षक आपने बताया अष्टछाप के कवि अर्वाचीन कवि। तो अष्टछाप पर से ध्यान में आया कि वास्तव में ये भक्ति काल से संबंधित है। और भक्ति काल में काव्य की 4 धाराएं या 4 परंपराएं थी। एक संत काव्य रहा, एक सूफी काव्य रहा और राम और कृष्ण का काव्य रहा। मोटे तौर पर इन 4 धाराओं में भक्ति काल की सारी रसधारा बही हुई हमको दिखती। और हम सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है और भक्ति उस आध्यात्म की प्रबल धारा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए भक्ति ने दिया था ममता का संदेश, प्रेम का संदेश। भक्ति ने जाति भेद का, ढोंग का, पाखंड का इस पर बहुत प्रखरता के साथ प्रहार किया है। ईश्वर भक्ति के आधार पर समाज को जोड़ने के सारे उपक्रम और प्रयत्न हमको उस काव्य धारा के अंदर बहते हुए दिखते हैं। भक्तिकाल के कवियों ने अष्टछाप की बात हुई, इसलिए इतनी बात कर रहा हूं कि समाज को जोड़ने के लिए मनुष्य के गुणों का आह्वान किया और इसी के कारण हमारे विदेशी हम लोग के उस पूरे दौर में भारत का जो सांस्कृतिक अधिष्ठान था उसकी नींव इतनी पुख्ता बन रही कि सारे हमलों के बावजूद हम हिले तो लेकिन हम बाहर नहीं गए। और इस नाते ये सारा का सारा भक्तिकाल के साथ जुड़ा हुआ ये अष्टछाप का शब्द यहाँ पर आया है। इसलिए इतनी बातें मैंने आपके सामने करने की कोशिश की। और उस आलोक में जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तब ये ध्यान में आया कि यद्यपि कविताओं के बारे में तो कभी ही बोल सकते हैं तो वो ही बोलेंगे आगे, परंतु एक बात सत्य है कि भक्तिकाल ने मनुष्य के जिन गुणों का आह्वान किया या जिन विशेषताओं को रूपायित किया वो किसी न किसी रूप में प्रत्येक कवि की रचना में किसी न किसी मात्रा में हमको देखने को मिलती है। ये इस पूरे इसकी बहुत बड़ी एक बात है। और इस नाते जैसे मुझे कहा था कि इस पुस्तक की कविताओं पर कुछ आप अपनी बात रखिए, तो उस कविताओं की समीक्षा करने की तो मेरी औकात नहीं है क्योंकि वो कोई कवि ही कर सकता है। काव्य में रुचि रखना, साहित्य में रुचि रखना, गाने में रुचि रखना, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप उसका रस, उसका छंद, इन सब के बारे में भी आपको गहरा ज्ञान है। इसलिए अच्छा श्रोता होना, अच्छा पाठक होना एक अलग बात होती है, लेकिन उसका विश्लेषण करना ये एक दूसरी बात होती है, ये सब में नहीं होती। लेकिन कुछ कविताएं कुछ सवाल उठाती और कुछ बात कहती है। जैसे शिल्पा शर्मा जी में नहीं, उनकी एक कविता है इस पुस्तक के अंदर, सच का कीड़ा रीढ़ की हड्डी। उसमें उन्होंने लिखा कि जब काट देता है सच का कीड़ा और रिश्ता रहता है उस चुभन से लहू, तब राह मुश्किल हो जाती है, जीना दूभर हो जाता है और मस्तक ऊंचा उठ जाता है। तो रीढ़ की हड्डी बनी रहती है जगह पर और इतना काफी होता है इंसान की तरह जीने के लिए। सीधे खड़े होकर के अपनी बात करना, इसके लिए जो साहस और जो सलीका चाहिए, इस प्रकार के अनेक भाव उनके अन्य भी कविताओं के अंदर व्यक्त होते। जब मैंने इस कविता को पढ़ा तो मालती जोशी जी के उपन्यास की एक पंक्ति मेरे सहज रूप से ध्यान में आई। उस पंक्ति में उन्होंने लिखा था कि सामने हिमालय हो तो झुकने में भी मजा है, दोनों के आगे झुकना तो खुद को और छोटा बना कर। ये सीधे रीढ़ की बात शिल्पा जी की कविता में उनको